हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th और क्लास 10th के बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप इस पूरे वीडियो को देखना, आप चैप्टर को समझने की कोशिश करना। कोई डाउट्स होते हैं आप कॉमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, सेल होता क्या है? देखो, हम सभी ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है हमारी बॉडीज, और वो यूनिट होती है सेल। वो यूनिट होती है सेल। इस सेल से सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे हम एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, इवन छोटे से छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखाई भी नहीं देते, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो जो लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल है, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड सेल। ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि आप देखो, जब घर बनता है तो सबसे पहले ब्रिक्स है, ठीक है। अगर हम देखें तो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से बनती हैं वॉल्स, ब्रिक्स से सीमेंट लगा के बनाई वॉल्स, वॉल से क्या बना? रूम्स मिलके बना रहे हैं एक हाउस। तो ये पूरा घर इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ एक घर की सबसे छोटी यूनिट अगर हम कहें तो क्या होगी? ब्रिक होगी। ऐसे ही हमारी बॉडीज में सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल से बनते हैं, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, और जब टिश्यूज मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म की? सेल। सेल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए केपेबल होता है, मतलब कि सेल अकेले भी सरवाइव कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है सेल की। जैसे कि हम कहें बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल इंडिपेंडेंटली लाइफ के लिए क्या है? लाइफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ठीक है। और यहाँ जो सेल में क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी के इसेंशियल फंक्शंस हैं ये सेल के अंदर भी होते हैं। जैसे सेल के अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है। तो सभी इसेंशियल फंक्शंस जो है लाइफ के वो सेल परफॉर्म कर सकता है, वो सेल परफॉर्म करता है। एवरी सेल हैज इट्स लाइफ एंड दे डाई व्हेन दे आर ओल्ड। हर सेल की लाइफ होती है, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, सेल की डेथ होती है, और उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स, जो पुराने सेल से ही डिवाइड होके बनते हैं न्यू सेल्स। तो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर लेते हैं न्यू सेल्स। बट सेल्स जो होते हैं ना, ये इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें ऐसे अपनी आईज से देख ही नहीं सकते हैं। उनके लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। आप सेल्स को कैसे देखोगे? आप ऐसे ही तो देख नहीं रहे। आपको कहीं भी आप अपना हाथ देख रहे हो कि आपको सेल दिखाई दे रहा है? नहीं। बट आपकी स्किन थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है। तो कैसे देख पाते हैं हम सेल्स? हम सेल्स देख पाते हैं माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से। ये माइक्रोस्कोप्स हमको लाइफ के वो अनसीन दुनिया, वो दुनिया जो हमें दिखाई ही नहीं देती, हमें वो देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो सेल माइक्रोस्कोप्स है बेटा, इसमें सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था वो बनाया था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ये एक डच साइंटिस्ट थे, इनकी हॉबी थी, ये लेंस से क्या करते थे, ऐसे माइक्रोस्कोप्स बनाया करते थे। तो ये इन्होंने क्या यूज किया, ये सिंगल पाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे अपने माइक्रोस्कोप्स में, और जिसकी मैग्नीफाइंग पावर, मतलब कि वो कितना उसको छोटी सी जो भी आप पीस ऑब्जेक्ट या और क्या देख रहे हो उसको 200 टाइम्स तक एनलार्ज करके उसकी इमेज दिखाता था, ठीक है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम्स थी। ये सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस से बने होते थे ये सिंपल माइक्रोस्कोप्स। और इसमें क्या होता था, यहाँ पर जो लेंस होता था ना, उसके एक साइड, मतलब लेंस की वन साइड पे हम अपनी आईज रखते थे,
ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे ये अपनी आई रखते थे उधर वहाँ पे उस लेंस पे, और दूसरी तरफ उस लेंस के ऑपोजिट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता था। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को किससे माउंट करते थे, ये एक निडल लाइक स्क्रू पॉइंट होता था जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट माउंट किया जाता था और लेंस से उसको देखा जाता था। तो 200 टाइम्स मैग्नीफाई करके ये माइक्रोस्कोप्स क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाते थे। फिर बाद में आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। इन्हें बनाया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पे 2 लेंस यूज किए थे इस माइक्रोस्कोप में, और इन 2 लेंस की हेल्प से मैग्निफिकेशन जो था वो काफी ज्यादा अचीव कर पाए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा फिर, इनके जो माइक्रोस्कोप थे ना उसमें जो ऑब्जेक्ट होता था वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता था। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ रखते थे, ये स्टेज था, और इस स्टेज पे लाइट कहाँ से आती थी, ये एक ऑयल लैंप है। ठीक है, ये ऑयल लैंप था, इससे लाइट ये इस लेंस की इस मिरर की हेल्प से ये जो लाइट थी यहाँ इस स्टेज पे फोकस की जाती थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, यहाँ पे रखते थे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, ऑब्जेक्ट इस स्टेज पे रखा जाता था, जिसको भी ऑब्जर्व करना है जिस ऑब्जेक्ट को वो यहाँ रखा जाता था, और ये जो ऑयल लैंप था इससे लाइट को फोकस किया जाता था इस कॉन्केव मिरर की हेल्प से इस स्टेज पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 लेंसेज यूज किए जाते थे जिनकी हेल्प से एक अच्छा मैग्निफिकेशन अचीव होता था और जो साइंटिस्ट थे वो अपना ऑब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व करा अपने बनाए माइक्रोस्कोप में। तो कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है जो प्लांट्स के बार्क होती है उसका आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, इसमें ये मोस्टली डेड सेल से बनी होती है। तो इन्होंने क्या करा, इस कॉर्क के एक पीस लिया, उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, तो इन्हें वहां पे ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, और इन्हें ये किसकी याद दिला रहे थे, ये रूम्स की या कहें सेल्स, है ना, उनकी याद दिला रहे थे। तो इन्होंने इसका नाम रखा सेल। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। ऑल्दो इन्होंने जो देखा वो डेड सेल्स थे। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पे ये सेल वॉल दिखाई दे रही थी इनको, अंदर इसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि ये डेड सेल्स थे। ठीक है, ऑल्दो ही सॉ द डेड सेल्स बट दिस वाज अ रिमार्केबल डिस्कवरी। तो ये एक मेजर डिस्कवरी थी। फिर बाद में जो बेटर माइक्रोस्कोप्स आए, जो बेटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आए, उसके बाद जो लिविंग सेल देखे गए। ठीक है, फिर लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए। ये बहुत ही ज़्यादा इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी बहुत ज़्यादा थी, मतलब दे कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 2 लाख टाइम्स। तो इनसे बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल पाती थी, बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन हो पाती थी किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज करते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते थे, और इस बीम को मैग्नेट्स के थ्रू बेंड करके फोकस किया जाता था ऑब्जेक्ट पे। अब इनका डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये देते हैं अप टू 2000 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन, है ना। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये 2000 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन देते हैं। वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये अप टू 2 लाख टाइम्स तक मैग्निफिकेशन देते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को। यहाँ पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये यूज करते हैं लाइट, जो नॉर्मल लाइट आ रही है उसको ग्लास लेंस के थ्रू फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज की जाती हैं, मैग्नेट्स यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम्स बेंट बाय द मैग्नेट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है जिसे मैग्नेट से बेंट किया जाता है, मैग्नेट की हेल्प से। अब आती है सेल थ्योरी। जब सेल की डिस्कवरी हुई उसके बाद एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूस शील्डन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने अपनी डिस्कवरी करी कि जितने भी प्लांट्स हैं
सभी प्लांट्स बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। मैथियस शिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब बने होते हैं सेल से। उसके एक साल बाद इन्होंने अपनी डिस्कवरी करी 1838 में। फिर 1839 में नेक्स्ट ईयर एक और जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, थियोडोर श्वान, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने भी सेम चीज कही, बट इन्होंने कहा कि सभी एनिमल्स भी सेल्स से बने होते हैं, है ना। इन्होंने कहा एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये एक सेल थ्योरी बन गई, शिल्डन एंड श्वान द्वारा दी गई, 1839 में इन्होंने दी। इसे कहा गया सेल थ्योरी। क्या कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने होते हैं, सेल से, और सेल ही बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। इट इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सेल थ्योरी दी गई। लेकिन कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट थे रडोल्फ वर्चो, इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक एडिशन किया। इन्होंने क्या एडिशन किया, इन्होंने ये एडिशन दिया कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज कर रहे हैं, मतलब जो सेल्स पहले से प्रेजेंट हैं उन्हीं से ही नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। नए सेल्स अलग से कहीं से आ नहीं रहे हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से प्रेजेंट सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं, उन्हीं से नए सेल्स बन रहे हैं। तो सेल थ्योरी जो है बेटा, ये तीन चीजें बताती है। एक तो सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट है, सभी एनिमल्स सबसे छोटी यूनिट से बने हैं सेल। आप कोई भी पार्ट ले लो, चाहे प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का, आप किसी को भी जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सबसे छोटी यूनिट दिखाई देगी, सेल। फिर दूसरा, सेल थ्योरी कहती है इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो भी बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ के, वो सब सेल्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे आप अपना हाथ अगर मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो अपने हैंड्स का, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल सेल्स। तो जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो जो भी हमारे फंक्शंस हैं, जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट हो रही है। वो कौन कर रहा है, हमारे जो स्टमक में सेल्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनके सेल्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, और उन एंजाइम से हो रहा है हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है। फिर फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, जो फूड एब्जॉर्प्शन है उसके लिए भी बेटा क्या हो रहा है, जो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं वो उस फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शनल यूनिट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी सॉरी, जो भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो सेल्स की वजह से हो रहे हैं। तीसरा जो सेल थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी पुराने सेल्स हैं उन्हीं से ही नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है। तो तीन मेन पॉइंट्स हुए सेल थ्योरी के। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट है सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये हो गई सेल थ्योरी। अब बात करते हैं सेल के नंबर्स पे। नंबर, साइज और शेप की बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं नंबर पे। जो सेल के नंबर्स हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हो सकता है। सिंगल सेल मतलब कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल होता है और ये सिंगल सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ठीक। ये देख रहे हो आप, ये इमेज में देख रहे हो, ये अमीबा, ये इरेगुलरली शेप्ड सेल है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है। यीस्ट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो बीमारियां कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो दे आर जस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और ये हमको ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देंगे। फिर होते हैं फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स 100 या 1000 सेल्स तक ही बने होते हैं।
जैसे कि स्पाइरोगायरा, ये आप इमेज में देख सकते हो, ये इस तरीके से ये स्पाइरोगायरा होता है, ये वाटर में मिलता है। ठीक है, ये होते हैं फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इसमें कुछ सेल्स हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इधर ये एक और सेल होगा, इस तरीके से ये ये फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब आते हैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस, सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये तो हुआ नंबर के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं साइज के बेसिस पे। साइज में सेल, सबसे छोटा सेल क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल होगा बैक्टीरिया। रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल्स, ये जो आप नर्व सेल देख रहे हो यहाँ इमेज में, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ये मतलब आप इमेजिन करो, आपकी फिंगर टिप्स से नर्व सेल स्टार्ट होता हुआ आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, लार्जेस्ट सेल्स होते हैं जैसे कि एग सेल्स। जो एग सेल होता है, स्पेशली बर्ड्स एग, और इसमें भी अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ जो सेल की बात हो रही है, एग में हम बात करें तो ये एग सेल, सिर्फ ये हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, जो ये येलो पार्ट होता है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन नहीं, ये एग नहीं, ये तो एग शेल हो गया। इसके साथ इसमें व्हाइट पोर्शन भी है, ये व्हाइट पोर्शन है एल्ब्यूमिन। हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस येलो पार्ट की बात कर रहे हैं जो लार्ज एग सेल होता है। ठीक है, ये है एग सेल। इसके बाद जो व्हाइट पोर्शन है और एग शेल है, ये तो बाद में जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से एग पास होता है तो उसके ऊपर ये ऐड होते जाते हैं। ठीक है, पार्ट्स। मेन जो एग सेल है ये येलो पार्ट होता है, ये सेंटर में जो येलो पार्ट है, और ये सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच के एग का। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग सेल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग सेल। अब बात करते हैं कि ये साइज में स्मॉल होते क्यों हैं सेल। वाई सेल्स आर स्मॉल इन साइज। फायदा क्या है सेल के छोटे होने का? छोटे होने से इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा सेल, उसमें कम्युनिकेशन में क्या होगा, अगर सेल बहुत बड़ा होगा तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज जाने में टाइम लगेगा। यहाँ पर इजीली जो मैसेजेस हैं, जो भी कम्युनिकेशन है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जल्दी और इफेक्टिव जल्दी कम्युनिकेट हो जाती है, और इससे सेल अपने फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है। ठीक है ना, जब आप सेल के पार्ट समझोगे, आप सेल के फंक्शन समझोगे, तब आप समझोगे कि ये क्यों कह रही हूं मैं, कि जो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज जाना है वो जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है। तो सेल का छोटा सरफेस होने से, साइज होने से ये फायदा हुआ। दूसरा क्या होता है, ये जो डिफ्यूजन होता है यहाँ पे सब्सटेंसेस का इन एंड आउट, ये इजीली हो पाता है, ज्यादा इफेक्टिवली हो पाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा होता है। छोटे साइज की वजह से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, इजीली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल है वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर, ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज आउट होगा, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, वाटर का मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाएगा सेल के अंदर और बाहर की तरफ। अब हमने नंबर देखा, नंबर की बेसिस पे सिंगल सेल्ड, फ्यू सेल्ड एंड मल्टी सेल्यूलर। साइज के बेसिस पे स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप की। सेल की शेप्स इतनी डिफरेंट होती हैं, हर शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, कोई आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा, कोई पॉलीगोनल होगा, कोई डिस्क शेप होगा, क्यूबॉइड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर जैसे अमीबा में होता है। ठीक है, तो ये इतनी डिफरेंट शेप के सेल्स क्यों होते हैं? ये इनकी डिफरेंट शेप्स होती है इनके फंक्शंस की वजह से।
जो भी सेल अपना फंक्शन, मतलब उसका क्या फंक्शन है उस सेल का, उसके बेसिस पे इनकी शेप होती है। जैसे कि ह्यूमन के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये सर्कुलर और बाइकॉन्केव होते हैं, क्योंकि ये ताकि नैरो कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं पतली सी बिल्कुल, उनमें से इजीली पास कर सके। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अमीबॉइड शेप, मतलब इस तरीके के शेप में होंगे, रैंडम शेप में होते हैं ताकि वो कैपिलरी वॉल्स से इजीली पास कर जाए, कैपिलरीज की वॉल्स में से निकल जाए। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं ताकि वो इम्पल्सेस को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कन्वे कर सके, जैसे फिंगर टिप से ब्रेन तक जाना या ब्रेन से मैसेज को फिंगर टिप तक आना है, तो उसके लिए नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के, वो बीन शेप होते हैं, ताकि ये होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये बीन शेप होते हैं ताकि यहाँ से जो स्टोमेटा की ये जो पोर्शन होता है ना, ये होती है स्टोमेटल ओपनिंग, तो ये ओपनिंग को क्लोज और इसको ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए ये बीन शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये होते हैं इनके गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप सेल्स आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसे किडनी शेप होते हैं ताकि ये जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज हो सके। मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब क्या किसी भी पार्ट को पुल और स्क्वीज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए आपके बॉडी के पार्ट को, इसलिए ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं मस्कुलर सेल्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो शेप होते हैं सेल्स के, वो उनके सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेसिस पे होता है उनकी शेप। अब हम बात करते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में तीन मेन चीजें हैं। एक है उसकी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दूसरा होता है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये तीन मेन पोर्शंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो हर ऑर्गेनल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये होती है आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी सेल की। आप देख रहे हो ये सेल के ऊपर ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेल के बाहर की ये कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें दोनों में मिलती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही सेल्स में मिलेंगी आपको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और जो सेल के अंदर का सारा सब्सटेंसेस हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको आउटर एनवायरमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, उसको अलग रखती है। सारा इंटरनल जो इसके सेल के अंदर का सारा सब्सटेंसेस है, जो ऑर्गेनल्स हैं, उनको बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड्स यानी फैट्स प्लस प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स से बनी होती है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं। सेलेक्टिवली का मतलब है कि सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस अंदर और बाहर कर सकते हैं, सभी सब्सटेंसेस नहीं जा सकते इसके इन पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो कुछ ही सब्सटेंसेस, सर्टेन सब्सटेंसेस को ही ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है अपने थ्रू पास करना। ठीक है, तो ये हो गई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये मेंटेन करती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की शेप को मेंटेन करे रखती है। ठीक है, तो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए का काम किसका हो गया? सेल मेम्ब्रेन का हो गया। अब आती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, लेकिन जो सेल वॉल होती है ये हमें, पहली चीज तो हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ मिलती है बेटा प्लांट सेल्स में।
सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये कवरिंग, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये रही आपकी सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज नॉन लिविंग पार्ट है, मतलब सेल वॉल जो होती है ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होती है, ठीक है। और सभी प्लांट सेल्स में मिलेगी आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब कि इससे सभी सब्सटेंसेस इसको क्रॉस कर सकते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस इसको क्रॉस कर सकता है। बट सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को हिंडर नहीं करती है, उसके फंक्शन में कोई अफेक्ट नहीं करती है सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अपना सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को पास होने देगी, और सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है। तो इस तरीके से जो भी ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं, जैसे वाटर हो गया या कोई न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो सेल में अंदर जाने हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल वॉल उसको हिंडर नहीं करती है, रोकती नहीं है किसी भी मटेरियल को, यहाँ से फ्रीली सारे सब मटेरियल्स पास कर जाते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, सेमी लिक्विड पार्ट है, ठीक है। ये जो सारा अंदर सेमी लिक्विड पार्ट है ये सारा होता है साइटोप्लाज्म। ये कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मूवमेंट। जो साइटोप्लाज्म जब सेल लिविंग होता है तो उस समय पे ये जो साइटोप्लाज्म है ये मूवमेंट करता रहता है, ये कंटिन्यूस स्टेट की मूवमेंट की रहती है। यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत से हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स में, और हमारे जो एनिमल सेल्स हैं या जिसे हमारा एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ साइटोप्लाज्म में होते रहते हैं। मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको अब हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं, सभी सेल ऑर्गेनल्स को। अगर आप देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स कॉमन होते हैं, दोनों ही में ही मिल जाएंगे आपको, एनिमल सेल्स में भी प्लांट सेल्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सभी में मिलेंगे आपको, प्लांट सेल्स में भी, एनिमल सेल्स में भी, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, राइबोसोम। लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं या कुछ एनिमल सेल्स में मिलते हैं, जैसे सेंट्रियोल्स सिर्फ हमें एनिमल सेल में मिलेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम होता है वो हमें सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है। वहीं प्लांट सेल्स में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, सेल वॉल हमको सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये दोनों में होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, बट प्लांट सेल्स में ये फेयरली लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, काफ़ी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। इन ऑर्गेनल्स को अब हम स्टडी करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर को इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। तो जो हमारा सेल होता है इसके न्यूक्लियस के पास ये ऐसे इरेगुलर नेटवर्क होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका एक इरेगुलर नेटवर्क होता है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये इसका जो आउटर एंड है, आउटर एंड बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और जो इसका इनर एंड होता है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो ये न्यूक्लियस है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है इसका इनर एंड, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर एंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और आउटर एंड सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है।
आप देख रहे हो ये ऐसे इरेगुलर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से। इन पर ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये ऐसे सर्कुलर पार्ट देख रहे हो आप, सर्कुलर चीज, ये ग्रैन्यूल्स से ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और जहां पर ये राइबोसोम्स अटैच नहीं होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बता दिया। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स बेटा क्या फंक्शन करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फैट सिंथेसिस इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब इनके अगर हम पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखें तो एक तो हो गया इट प्रोवाइड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द सेल, जो पूरा सेल है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसपे उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। साथ ही ये एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी काम कर रहा है। साथ में प्रोटीन और फैट सिंथेसिस भी इसका फंक्शन है। प्रोटीन कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है, और फैट्स कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आते हैं राइबोसोम्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देख रहे हो आप, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। इन राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये राइबोसोम स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं। तो या तो ये राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल्ड स्फेरिकल और रॉड शेप और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये तो आउटर वॉल हो गई और जो इनर वॉल है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है, ठीक है। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई होती हैं जिसे बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। द इनर वॉल इज फोल्डेड इनवर्ड इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। जो इसकी इनर वॉल होती है ना, ये जो इनर वॉल है ये तो आउटर वॉल है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर वॉल है, और जो ये अंदर वाली है ये है इनर वॉल। ये जो इनर वॉल होती है ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड होती है जिसे कहा जाता है क्रिस्टे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सेल रेस्पिरेशन की साइट है। यहाँ पर सेल रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन मतलब कि जो आपने फूड लिया है, ग्लूकोज लिया है, उसको ऑक्सीजन की मदद से उसको ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज कराता है, तो ये होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो फूड था, जो भी डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, उसको जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे रिलीज होती है एनर्जी। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में सेल में स्टोर हो जाती है, और जब भी सेल को कोई मेटाबॉलिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, एक्सक्रीशन है ना, डाइजेशन है, तो कोई भी उस एक्टिविटी के लिए, उस फंक्शन के लिए ये उस स्टोर्ड एटीपी को सेल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एटीपी जनरेट हो रहा है,
इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब जहाँ पर एनर्जी बन रही है, और एनर्जी कहाँ बन रही है सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस इस टाइप से दिखते हैं। ये सेल में इस टाइप से स्टैक्ड होंगे। ठीक है, ये होते हैं ऐसे हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कि एक दूसरे से पैरेलल रन करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये ठीक है, ये है गोल्गी एपरेटस। अब इसका ये जो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो गोल्गी एपरेटस है, इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये एंजाइम्स और हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, वो सिंथेसाइज कर रहे हैं गोल्गी एपरेटस। साथ ही जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल्स बन रहे हैं, उनको लेकर स्टोर करके उनको पैकेज करता है, स्टोर करता है, किसमें? वेसाइकल्स में। ठीक है, ऐसे छोटे वेसाइकल्स, उनको ऐसे छोटे वेसाइकल्स की फॉर्म में क्या करते हैं? उसमें पैकेज कर देता है मटेरियल को, और फिर उसको सेल के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है गोल्गी एपरेटस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको पैकेज करके उनको पैक करना एक स्ट्रक्चर में, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम वेसिकल्स। उनमें उन सब्सटेंसेस को पैक किया, स्टोर किया, और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरे सेल के पार्ट में जहां भी वो रिक्वायर्ड है सब्सटेंस। तो ये हो गया हमारा गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट जो होता है, ये होता है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो मिलता है हमारे सेल्स में, वो होता है लाइसोसोम्स। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये ऐसे, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे सैक्स हैं जिनमें से इनमें भरी होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प कर रही है। कोई भी फॉरेन मटेरियल जब हमारे सेल्स में एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया ही आ गया, अगर कोई फॉरेन बॉडी जब भी सेल में आएगी, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। ये अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उस बैक्टीरिया को, उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके डैमेज कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंडली, जो भी हमारी सेल में स्टोर्ड फूड है, जब भी स्टार्वेशन के टाइम पे, जब भी सेल को ज़रूरत होती है, अगर फूड नहीं मिल रहा है, तो वो उस स्टोर्ड फूड को यूज़ कर लेता है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ये उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं उस स्टोर्ड फूड को। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अगर सेल पुराना हो गया है, कोई वॉर्न आउट सेल है ना, उस स्टेज में क्या करते हैं? जब भी कोई सेल पुराना है या डैमेज्ड है, तो यहाँ पर ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस सेल में रिलीज कर देते हैं और कंप्लीटली सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरे सेल को खत्म कर देते हैं ये फिर। When the cell is damaged or is old, these bags rupture। ये bags अपना सारा क्या करते हैं? अपनी जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सेल के अंदर रिलीज कर देते हैं। एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन देम डिसॉल्व द एंटायर सेल, और पूरे सेल को खत्म कर देते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि खुद ही अपने आप अपने सेल को खत्म कर रहे हैं वो, है ना, इसलिए उनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है बेटा एनिमल सेल्स में। ये प्लांट सेल्स में नहीं मिलता है सेंट्रोसोम। ठीक है, फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स, इट इज नॉट सीन इन प्लांट सेल्स। ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास जो साइटोप्लाज्म होता है, वहां पर एक क्लियर एरिया होता है, और ये बना होता है दो सेंट्रियोल्स से। जो सेंट्रोसोम होता है, इसमें होते हैं दो सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये माइक्रोफिलामेंट्स के शॉर्ट बंडल्स होते हैं। ये ऐसे जो माइक्रोफिलामेंट्स के शॉर्ट बंडल्स होते हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल्स पे अरेंज्ड है, एक इस एंगल पे है, एक इधर है, तो ये राइट एंगल पे अरेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है,
इनका काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है, और ये है बेटा न्यूक्लियस। तो जब आपका सेल डिवाइड करता है तो जो ये सेंट्रोसोम है ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन समझेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप ये समझ लो कि ये सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेंट्रोसोम होता है ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पर ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का ये फंक्शन होता है। ओके, समझ में आगे समझ में। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। सेंट्रियोल इसमें होते हैं 2 सेंट्रियोल्स, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स के शॉर्ट बंडल्स होते हैं जो कि राइट एंगल्स पे अरेंज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनका फंक्शन, सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन करना। अब बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं, ये हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं। प्लास्टिड्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ओवल, स्फेरिकल और डिस्क शेप। अगर आप देखोगे ये हैं प्लास्टिड्स, ये यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है इसमें, ठीक है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, प्लांट के किस पार्ट को क्या कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये स्टार्च स्टोर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे पोटैटो में। पोटैटो के सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे अगर येलो पिगमेंट प्रेजेंट है तो हम कहते हैं येलो पिगमेंट को हम बोलेंगे जैंथोफिल, मतलब जैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो येलो कलर इम्पार्ट कर रहा होगा। या कैरोटीन पिगमेंट है तो वो ऑरेंज या रेड कलर पिगमेंट इम्पार्ट करेगा प्लांट के पार्ट को। ये बेसिकली हमको मिलते हैं फ्लावर्स के पेटल्स में या फ्रूट्स में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हमें मिलेगा फ्लावर की पेटल्स में या फ्रूट्स में मिलते हैं। तो ये येलो कलर देते हैं ज़ैंथोफिल, येलो कलर आता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से, और कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट हो अगर इन प्लास्टिड्स में तो ये ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स जब प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। एक और पिगमेंट होता है जो हमने देखा होगा प्लांट्स में ब्लू, वायलेट और पर्पल कलर दे रहा है। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये होते हैं एंथोसायनिन्स। ये एंथोसायनिन पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। ये पिगमेंट्स जो सेल सैप होता है, ठीक है, सेल सैप वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये वहां पर उसमें ये एंथोसायनिन डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। जो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जिसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे उनमें सेल सैप प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल सैप में ये एंथोसायनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो ब्लू, पर्पल और वायलेट कलर एंथोसायनिन पिगमेंट्स की वजह से आता है जो कि सेल सैप में डिसॉल्व होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। ये हुए क्रोमोप्लास्ट जो कलर दे रहे थे। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये जब प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को। ये लीव्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम में भी मिल जाएगा, ठीक है। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और उस सोलर एनर्जी को यूज करके
और स्टोमेटा से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से आने वाला वाटर, ये सब मिलके फिर बनाते हैं अपना, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें अपना खुद का डीएनए होता है और इनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने, ये खुद डिवाइड भी कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनमें कि फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फैट्स, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन, स्टार्च और फैट की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स जो होते हैं दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें ये वैक्यूल्स काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं और काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल्स का। वहीं एनिमल सेल्स में जो ये वैक्यूल्स होते हैं या तो प्रेजेंट नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे से साइज के होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स भरे होते हैं वाटर और कुछ सब्सटेंसेस इनमें उस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आर फिल्ड विद वाटर एंड वेरियस सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। दोनों ही में ही एनिमल और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और इनमें एक लिक्विड भरा होता है। जो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहा जाता है सेल सैप। एंथोसायनिन इसी सेल सैप में डिसॉल्व होते हैं। मैंने बताया था ना अभी आपको पीछे कि जो एंथोसायनिन्स हैं, जो कि एंथोसायनिन पिगमेंट जो कि ब्लू, पर्पल और वायलेट कलर दे रहे हैं, वो यहाँ जो ये वैक्यूल्स में, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है उसमें जो सेल सैप प्रेजेंट है ना, उसमें डिसॉल्व होते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल, है ना। ये इन वैक्यूल्स में अमीनो एसिड्स, शुगर्स और दूसरे वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ये सब इसमें बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का है न्यूक्लियस। कोई भी सेल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड होता है सेल के। इसके बाहर की जो लेयर है, ये मेम्ब्रेन होती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें अंदर एक पोर्शन होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट है, एक तो ये फ्लूइड है कंटेंट जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। न्यूक्लियोलस हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो अगर हम न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है सेंटर में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस करके बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है,
ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये है क्रोमैटिन फाइबर्स। ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये जब कंडेंस होके हाईली कॉइल्ड फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये कहलाते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कैरी कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में। ये जीन्स किससे बने हैं? डीएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये बने होते हैं जीन्स से, और ये जीन्स कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स कैरी करें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जा रही है। मदर और फादर से, जब मदर से एग सेल और फादर का स्पर्म सेल मिलते हैं, तो जो जाइगोट बनता है उसमें दोनों के क्रोमोसोम्स आए, मदर से भी आए और फादर से भी आए। ये क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये इंफॉर्मेशन जाती है जीन्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स जो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, और जीन्स में, जीन्स किससे बने हैं? जीन्स बने हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमैटिन विच आर कंपोज्ड ऑफ जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन से बने होते हैं, जो कि इन पे जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पे, और ये जीन्स बने होते हैं डीएनए से, और ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। अब जो न्यूक्लियस है, इसमें ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस में के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये होते हैं प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रिमिटिव्स हम कहेंगे ओल्ड सेल्स। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव टाइम के जो पहले सेल थे, जो सबसे फर्स्ट सेल रहे होंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। इन सेल्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ना तो यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यहाँ जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के, ये क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही स्प्रेड होते हैं। ऐसे ही रैंडम क्रोमैटिन फाइबर्स साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ही नहीं। इसके एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरियाज। यूकैरियोट्स जो होते हैं, यहाँ पर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो न्यूक्लियस में अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट्स में। ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी बैक्टीरिया के अलावा, प्रोकैरियोट्स के अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस की। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सभी सेल्स, इनमें ऑर्गेनल्स काफ़ी सारे सिमिलर हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि वो एक ही जगह खड़े हैं, उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए खड़े रहने के लिए। हवा से विंड चलती रहती तेज, अगर स्टॉर्म है तो उसको भी बेयर करने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो इनमें होते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता प्लांट सेल्स में, और जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है? स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन। जो वैक्यूल्स होते हैं, जो वैक्यूल्स हैं
प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर या तो प्रेजेंट नहीं होते, अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, कौन सा उनमें पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो कलर इम्पार्ट कर रहे हैं। जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है वो ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कलर प्रेजेंट होता है जैसे ज़ैंथोफिल अगर प्रेजेंट है तो वो येलो कलर देगा, कैरोटीन प्रेजेंट है तो वो ऑरेंज रेड देगा, तो ये होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट। और जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। साइज के बेसिस पे प्लांट सेल्स लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स विच आर यूजुअली स्मॉलर। ठीक है, ये स्मॉल होते हैं। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल का डेंस कम होता है, इट इज लेस डेंस एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, इट इज मोर डेंस एंड मोर ग्रैन्युलर इन एनिमल सेल्स। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। जो सेल का लिविंग सब्सटेंस है ना, उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। और सेल क्या होता है फिर, अगर ये प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हो गया, तो सेल क्या है, सेल है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल इन प्लांट्स। ठीक है, सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट्स में होगी, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये होता है सेल, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन और एंड सेल वॉल इन प्लांट सेल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होता है सेल। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस होता है, इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस ग्रेइश और ब्राउनिश फ्लूइड है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वंस यू टेक इट आउट फ्रॉम द सेल इट सीजेस टू बी प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये जब तक सेल के अंदर है, लिविंग है, तभी तक इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज की, जो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सेल जो हमारे बहुत से फंक्शंस जो भी हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। जो सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन कर पा रही है। जैसे कि हमारी ग्रोथ हो रही है, तो हमारी ग्रोथ क्यों हो रही है, सेल के साइज इंक्रीज होने से, सेल के नंबर बढ़ने से, सेल डिवाइड कर रहे हैं उनसे नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रोथ इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। रिपेयर ऑफ एन इंजरी और रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, जो हमारी चोट लगी है कोई, तो वो अपने आप हील हो जाती है, वो हील हो रहा है, क्यों हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि जो लिजर्ड है उसकी टेल है, रीजनरेट कर जाती है, रीजनरेट कैसे कर रही है टेल, सेल डिवाइड कर रहे हैं, उससे ये जो इंजरी है हमारी बॉडी में, या जैसे लिजर्ड की टेल है उसका कोई रीजनरेशन हो रहा है लॉस्ट पार्ट का, तो वो भी सेल डिवीजन से ही हो रहा है। हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही है। अगर हम फीडिंग और न्यूट्रिशन की बात करें, तो जो हमारे सेल्स टंग पे जो सेंसरी सेल्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं फूड को। जो मसल सेल्स हैं हमारे जॉज में, हमारे टंग में, वो च्यू करने में और स्वॉलो करने में हेल्प कर रहे हैं हमको फूड को। जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनसे जो सेल्स हैं उनसे कुछ एंजाइम सिक्रीट हो रही हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, फूड को डाइजेस्ट कर रही है। वहीं इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यह सब सेल के ही फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, हमें स्मेल, ये हमारे सेंसरी सेल्स हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सारा। रिप्रोडक्शन में एग सेल्स, स्पर्म सेल्स का रोल होता है।
है ना, बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स मतलब यानी जो सेल्स हैं उसके स्वेट ग्लैंड्स के, वो स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन इफेक्ट आ रहा है। ये इस तरीके से थर्मो रेगुलेशन भी क्या कर रहे हैं, सेल्स के फंक्शंस हैं। जो रूट्स हैं प्लांट की, वो क्या कर रही है, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये जो अब रूट्स कैसे कर रही हैं, रूट के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, वो क्या हो रहा है, स्टोमेटल सेल्स है, गार्ड सेल्स है, वो ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, उससे स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो रहा है, उससे गैसेस अंदर जा रही हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है प्लांट से। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, वहीं जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कर रहे हैं, सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। जो यहाँ पर सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज की वजह से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो सेल एक फंक्शनल यूनिट हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फंक्शनल यूनिट भी सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेल वाला जो चैप्टर है ये हमने कवर कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। इसको आप पूरे चैप्टर को एक बार अपनी बुक से रीड करिए। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।